खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ज़रा एक हाईलाइट उनकी देने की मेरे ख्याल में आगाज़ हम कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, जिनको नाअहल करार जो है वो दे दिया गया। बड़ी खबर आज की। जी, यकीनी तौर पे बड़ी खबर है और मेरे ख्याल से इसके लिए ही हैज़ टू ब्लेम नोबडी एल्स बट हिमसेल्फ, इसलिए कि वो जो है ना एक ज़रबुल मिसल की आ बैल मुझे मार, तो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई थी अदालतों के हवाले से, मेरे ख्याल से उसकी ये लॉजिकल आउटकम है कि उनको अपने ओहदे से यानी फ़ारग करना उनका मुकद्दर ठहरा है। वजह यह है, उन्होंने कहा क्या, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कर लेते हैं फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी मैं अदालत में जाऊंगा तो जजों का धुआं निकाल दूंगा। आप ज़रा लहजा मुलाजा फरमाइए, आप ज़रा लफ्ज़ों का चुनाव मुलाजा फरमाइए। फिर वो कहते हैं मैं अगर अदालत गया तो जजों को टकरूंगा, सही। और फिर वो कहते हैं मैं जाना ही नहीं, मैं अदालत में जाऊंगा ही नहीं, पेश ही नहीं होऊंगा। वो भाई ये अदालतें हैं या आपके घर का सहन है, क्या है ये? असल में हो ये रहा है कि खान साहब को देख देख के उनके अब जो करीबी लोग हैं उनका ख्याल भी ये है कि इमरान खान बनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खान साहब ने भी अदालतों के साथ जो रवैया इख्तियार रखा है वो हम सबके सामने है। आप देख लीजिए कि चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी हो वो जत्थे लेके चढ़ दौड़ते हैं। तो उनका ख्याल ये था कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो मुजफ्फराबाद की जो हाई कोर्ट है इसकी क्या औकात है, क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि अल्टीमेटली होना क्या है। अच्छा, अब ये कि उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाई करके उनकी सीट भी गई, सही। उनकी वजारत उज़्मा भी गई, और किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए नाअहल करा दिया गया। दूसरी बात यह है कि वो चूँकि जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए, जिस तरीके से वो वज़ीर आज़म बने, उसकी कहानी सारों ने सुनी हुई है, इसलिए मुझे दोहराने का कोई शौक़ नहीं है। सबको पता है कि क्या इन्वेस्टमेंट की गई, कहाँ इन्वेस्टमेंट की गई और फिर क्या हुआ। लेकिन मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है कि वो आज़ाद कश्मीर की पुलिस लेके यहाँ पर ज़मान पार्क की रखवाली के लिए पहुँच जाए, या उनके जलसों के साथ, या उनके जुलूसों के साथ, या उनके लॉन्ग मार्च के साथ, या इस्लामाबाद पर चढ़ाई के दौरान उनकी पुलिस साथ आए। ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, किसी आइन का हिस्सा नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। आप देखिए ज़रा, यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने अदालत की शान में कुछ नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ उनके कहने पर ख़त नहीं लिखा था अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ। सही। तो वो तो इतना बड़ा जुर्म नहीं था, लेकिन वो गए, घर भेज दिए गए थे कि नहीं, उनकी वजारत उज़्मा भी गई, उनकी सीट भी गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अदालतों के साथ लिबर्टी लेंगे, अगर आप अदालतों के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार रखेंगे, अगर आप बदजुबानी करेंगे, तो फिर ये तो बिल्कुल होगा। अच्छा बुखारी साहब, फिर मुझे लगा कि शायद गलती का एहसास भी हो गया, फिर उनको सिचुएशन जो है वो कितनी संगीन नौयत की है, फिर गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांगी गई, लेकिन फिर अदालत ने उसको देखिए, ये तो एक मैंने कहा ना कि ये भी एक माइंड सेट है। पीटीआई की लीडरशिप का एक रवैया ये है कि पहले डराओ, अगर दूसरा ना डरे तो खुद डर जाओ। अच्छा, तो ये मैं इसकी बेपनाह मिसालें आपको दे सकता हूँ। यही इन्होंने भी किया कि जब वो बोल रहे थे तब पता नहीं था कि पकड़ भी हो सकती है, अच्छा, गिरफ्त में भी आ सकते हैं। उस वक्त जो मुंह में आया वो कहते हैं ना, बक रहा हूँ जुनून में मैं क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। वो जुनून की कैफियत में फिर आदमी जो कुछ बोलता है वो समझ तो आता नहीं है, बाद में उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब आ जाइए जनाब कि इसके ऊपर रिएक्शन किस किस्म का आया है। पहली बात तो ये कि मैंने अपना रिएक्शन आपको दे दिया कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर घर जा सकता है एक ऐसे जुर्म के ऊपर जो को इतना संगीन अपनी नौयत के एतबार से नहीं है, लेकिन चूँकि हुकूमत थी अदालत की, लिहाजा घर जाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि अब परवेज़ इलाही साहब मेरे लिए बहुत एहतराम की जगह है, वो मैं मतलब हमेशा दिल से मेरे मोहसिन है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कि वो भी ख्वाहिश है कि अब शहबाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर वो ऐसी हरकत करें तो डिस्क्वालीफाई ना हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है चूँकि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो भी हो जाएंगे, क्योंकि खान साहब ने अपने 4 साल दौर में कोशिश तो बहुत की। वो है ना, मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, बड़ी कोशिश की, सारे केसेस बने उनके ऊपर, केसेस का सारा प्रेशर भी आया उनके ऊपर, गिरफ्तारियाँ भी हुई, नैब ने भी पकड़ा, जेलों में भी रहे, FIA ने भी पकड़ा एंड वगैरह वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ या फॉर्चुनेटली कोई चीज़ साबित नहीं हो पाई, और यही वजह है कि उन तमाम केसेस के बारे में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशंस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वो जाली केस थे और कितने वो एविडेंस के बगैर केसेस थे कि एक के बाद दूसरा उठा उठा के फेंका गया। हत्ता कि
जिसमें सज़ा दी गई उनको, वो भी पनामा से अकामा नाम निकलता अगर, तो वो भी केस जो है वो हवा में ही था। एनीवे अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर ख्वाहिश है या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर उम्मीद कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के शहबाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि ये इस तरह की चीज़ है जिसमें वो नाअहल हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि चूँकि जो अदालत के जजेस हैं उनके अंदर एक डिवाइड है या डिवीज़न है, वो बचा सकती है वज़ीर-ए-आज़म साहब को नाअहल होने से, क्योंकि यहाँ पर भी हुक्मदुली तो हो रही है। अगर आपका हवाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, जो कि यकीनी है जी, तो उसमें देखना यह है कि कोर्ट के अपने अंदर जो कुछ हो रहा है, पहले तो उसको अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर जो हमारे सामने अब 4 केस जजेस जो हैं वो इन राइटिंग कह रहे हों, यानी हवा में बात नहीं है ना, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इन राइटिंग फैसले जजमेंट्स दी हों कि ये ना सो मोटो एक्शन बनता था और ना ही ये सो मोटो एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि मामला कुछ और था। ठीक है, आपने गुलाम महमूद डोगर की आप प्रोसीडिंग कर रहे थे और पहुंचते पहुंचते आप इलेक्शन पे पहुंच गए और डेट भी दे दी आपने। एनीवे नहीं तो आपको लगता है कि अगर ये डिवाइड नहीं होती या फिर ये राय मुत्तफ़िका होती सारे जजेस की, तो फिर जो है वो चांसेस थे, नौबत ही नहीं आती ना, फिर ये नौबत नहीं आती और फिर चांस था कि मतलब है अगर फैसला नौबत ना आती, यानी फैसला ठीक है, ये होना नहीं था ना, कि फिर हुक्मदुली नहीं होनी थी। एब्सोल्युटली, फिर उसकी गुंजाइश नहीं थी ना। अगर ये कंसेंसस का डिसीजन होता तो किसकी मजाल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल जाए। तो ये सूरत हाल अपनी जगह है। तो यानी कोई खतरा नहीं है ये जो बार बार कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से, ये मैंने कहा ना कि ख्वाहिशात पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। एक ख्वाहिश वो थी, एक ख्वाहिश और है। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि तमाम बहरानों का हल शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे में है, यानी वो ये चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें और परवेज़ इलाही साहब ये चाह रहे हैं कि वो नाअहल हो जाएं। ये जो चाहने के मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है ना, ये सिर्फ इसलिए हैं कि सानू इक़्तिदार दोबारा दे दो और सानू हुकूमत चलाओ। अब वो हुकूमत में लाने वाले जो सहूलतकार थे, जो इफेक्टिव सहूलतकार थे, उन्होंने कहा भाईजान थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, अपनी अपनी खेडो। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। दूसरा है कि अदालतें एक हद तक जा सकती हैं किसी भी सियासी जमात के साथ अगर फैसला कर लें कि उन्होंने जाना है, जो कि हम तवक्को नहीं करते हैं जो है वो पॉलिटिकल हो जाए, ना होना चाहिए उनको, ना ये कोई भी जमहूरियत ये इजाज़त नहीं देती है। लेकिन अगर वो फैसला कर भी लें तो वो एक हद तक जा सकते हैं। हुकूमत को आप एक हद तक प्रेशराइज कर सकते हैं। अब जिस तरीके का प्रेशर अदालतों की तरफ से बिल्डअप हो रहा था उसका नतीजा यही था, जिसको कहते हैं पंजाबी ज़बान में कि अगों फलाना लफंटर हो गया, निडर हो गया ना। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, कर लो जो करना है। ये जो कर लो जो करने का रवैया है हुकूमत का, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा जी अगर आपने एक बंदे को इतना ओबलाइज करना है तो फिर कर लो जो करना है। ये अब कर लो जो करना की कैफियत जो है इस वक्त हम देख रहे हैं। कहीं बहाना बनाया जा रहा है पैसे नहीं है, कहीं बहाना बनाया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, कहीं बहाना बनाया जा रहा है सिक्योरिटी। मतलब अब आप मेरी बात पकड़ेंगे तो ये मतलब जवाज कह लें, अच्छा जी जवाज कह लें, कहीं जवाज बनाया जा रहा है कि कहीं जवाज बनाया जा रहा है जी कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत हो रही हैं, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं और वगैरह वगैरह। कहीं इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि जी आप लिख के एक रिपोर्ट दे दें कि जी मैंने तो पैसे नहीं मिले, मैंने दसो मैं की करा। अच्छा एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने का जो समझा जा रहा था ना कि सहीफा है ऊपर से उतरा हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद वायलेट कर दिया, क्योंकि तारीख तो 30 अप्रैल थी, फिर वो 14 मई कैसे हो आगे की देते हैं तो वो अगर 14 मई हो सकती है तो फिर कोई भी हो सकती है। अच्छा। ये आर्गूमेंट से कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए। देखिए एक बात जो मुश्तरका तौर पर हमने हर पार्टी हर लीडर की ज़बान से सुनी वो ये था कि इलेक्शन तमाम असम्बलियों के एक ही दिन होने चाहिए। हत्ता कि खुद इमरान खान साहब ने कहा उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि आप वो वाले इलेक्शन पीछे ले आए और इनको मिला के करा लें। मगर अदरवाइज इर्द गिर्द से जितनी आवाज़ें थी वो ये थी कि इलेक्शन जो है जब उस असम्बली का टेन्योर पूरा होगा उस वक्त ही कराने चाहिए, क्योंकि इंटरम गवर्नमेंट के बगैर किसी सूबे में इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो और बढ़ जाएगी, मौजूद है अपनी जगह ना, वो उसको रिमूव करने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो अब देखना ये है कि फिर मैंने जैसा कहा कि अदालतें किस हद तक जाएंगी, क्या वो इस जवाब कर जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ दिया है रिएक्ट करेंगी। सही है। लेकिन मुझको ऐसा दिखाई इसलिए नहीं देता है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं कि पिछले 2 दिन में 2 से 3 मरतबा बंदयाल साहब की और काजी फाइज साहब की मुलाकात हो चुकी है और काफ़ी लंबी 2-2 ढाई घंटे की मुलाकातें हुई हैं। तो अगर तो ये ऊँट इस करवट बैठने जा रहा है कि कुछ न कुछ रिकन्सिलिएशन की गुंजाइश मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में और जजेस सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, तो ये जो
इतना बड़ा बहरान खड़ा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। नहीं तो इसके ये जो डिस्कशन हो रही है इसमें से क्या फुल कोर्ट वाली जो मुतालबा है वो भी हो सकता है? ये ऑप्शन तो रेडिली अवेलेबल है चीफ Readily जस्टिस के available। पास कि वो कहें कि फैसला चेंज नहीं हो रहा, हाँ, full हम court ये बनेगा। रेफर कर रहे हैं टू फुल कोर्ट। Full court, yes, खत्म, खत्म ना बात। अपोजिशन ठीक। बोलेगी, ना हुकूमत बोलेगी, ना मेरे और आप जैसे लोग ये मेरे बैठ ख्याल के में यहाँ सबके पर लिए तफसील काबिल करेंगे। कबूल एक हल जो है वो हो ये सकता है। एक छोटा और- सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी साथ ही।